औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं सलमान रशीद आपके साथ हूँ और आज का जो टॉपिक है वो इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान है। इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान, अब मैं इसके लिए पहले से क्लियर कर दूं कि टॉपिक बहुत बड़ा है, लेकिन जैसे कि मैं बार बार आप लोगों को अर्ज़ करता जा रहा हूं कि ये जो मैं सेशंस कर रहा हूं या जो मैं ट्रेनिंग सेशन बना रहा हूं, ये नए लोगों के लिए है जो हमारी इंडस्ट्री में नए लोग आ रहे हैं, ताकि उनको थोड़ी सी गाइडेंस मिल जाए इमरजेंसी क्या होती है, इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान क्या होता है। तो आज हम बात करेंगे इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान पे। तो जब भी आप इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान पे बात करेंगे तो सबसे पहली चीज़ हमको समझना होगी कि इमरजेंसी क्या है, इमरजेंसी की डेफिनेशन क्या है, हम इमरजेंसी किसको समझते हैं। तो इसके लिए बड़ी बेसिक सी डेफिनेशन है कि कोई भी अनप्लान्ड सडन अनटाइमली इवेंट जिसकी वजह से इंजरी हो जाए, डेथ हो जाए, या फिर कोई लॉस ऑफ प्रोडक्शन हो जाए, या फिर लॉस ऑफ रेपुटेशन हो जाए किसी भी कंपनी का। तो कोई भी ऐसा हादसा जिसको हम आम जबान में कहें कि जिसकी वजह से कोई अनप्लान्ड हादसा, सडन होने वाला या फिर अनटाइमली इवेंट हो, क्योंकि इसका कोई टाइम नहीं होता। हमें पता है इमरजेंसी कभी भी हो जाती है, तो इसका कोई टाइम फ्रेम नहीं होता है। और इसकी वजह से, जैसे मैंने पहले बताया, कोई भी हलाकत हो सकती है, कोई शख्स ज़ख्मी हो सकता है, उसकी वजह से कंपनी की रेपुटेशन को नुकसान हो सकता है और प्रोडक्शन का लॉस हो सकता है। तो जब ये सारी चीज़ें हमें पता है कि ये हो सकती है और इमरजेंसी कभी भी हो सकती है, तो फिर हमने क्या करना है। इसके लिए सिंपली हमें एक इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान बनाना है। अब यहाँ पे एक सवाल ये पैदा होता है कि यार इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान का मकसद क्या है, पर्पज़ क्या है इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान का। तो पहली चीज़ अगर हम इसको देखें तो इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान बनाने का मकसद ये है कि हम जो पर्सनल इंजरी है उसको रोकें, और जो लॉस ऑफ प्रॉपर्टी होता है ये इसको भी हम रोकें। ये इसका बेसिक प्राइमरी मकसद होता है इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान को बनाने का। और दूसरा फ़ायदा क्या होता है इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान को बनाने का, कि ये पैनिक को और कन्फ्यूजन को मिनिमाइज़ करता है किसी भी इमरजेंसी के इवेंट के दौरान। यानी कभी भी कोई इमरजेंसी हो जाती है, और अगर आप एक जनरल पब्लिक की बात ले लें कि वहाँ अचानक से कोई स्टैम्पीड हो जाता है, भगदड़ हो जाती है, भगदड़ मच जाती है, तो लोग क्या करते हैं कि वो लोग जहाँ उनको कहना चाहिए जाने का रास्ता मिलता है, वो कोशिश करते हैं कि अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से निकल जाएं, क्योंकि उनको कोई डायरेक्शन नहीं है। तो जब भी हम इमरजेंसी की बात करेंगे, इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान की बात करेंगे, ये किस तरह का प्लान बनाएंगे जो हमारे लोगों को गाइडेंस दे, तो उसके लिए फिर हम अपने लोगों को ट्रेनिंग भी बाकायदा करा रहे होंगे। लोगों को ट्रेनिंग होगी, उनको अवेयरनेस होगी कि इमरजेंसी में क्या करना है। तो फिर ये पैनिक वाला फैक्टर जो है या कन्फ्यूजन वाला फैक्टर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हर शख्स को पता होगा अपने इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान के हिसाब से कि उसने क्या करना है, कहाँ पर जाना है, कैसे अपनी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो करना है। अब इसके लिए हम पॉलिसी और प्रोसीजर बनाते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं, ताकि हम जो भी माइनर या मेजर इमरजेंसी है उसको हम हैंडल कर सकें। इसके लिए हम एक टीम भी बनाते हैं, और वो टीम जो है वो स्पेशल लोगों की होती है जो उस इमरजेंसी को कहना चाहिए टैकल करती है। उनको डिफरेंट टास्क दी जाती हैं ताकि वो इमीडिएटली जैसी इमरजेंसी डिक्लेयर होती है वो उस जगह पर पहुँचते हैं और आपस में कोऑर्डिनेशन करते हैं, और कोऑर्डिनेशन के बाद उस इमरजेंसी को बड़े अच्छे तरीके पर टैकल कर लेते हैं और चीज़ों को कंट्रोल कर लेते हैं। अब इसमें बेसिकली अगर हम देखें कि टाइप ऑफ इमरजेंसीज कौन कौन सी होती हैं, तो इसके अंदर फायर है, आग लग जाती है, एक इमरजेंसी है। कोई एक्सप्लोजन हो सकता है अगर हम किसी प्लांट में काम कर रहे हैं। कोई इन्वायरमेंटल की इमरजेंसी हो सकती है, कोई इस तरह की टॉक्सिक गैस रिलीज हो सकती है, या कोई स्पिल हो सकता है, इस तरह का मटीरियल जो कि अगर स्पिल हो जाता है तो वो भी एक इन्वायरमेंटल से रिलेटेड एक इमरजेंसी बन जाती है। कोई बॉम्ब की थ्रेट हो सकती है, कोई नेचुरल डिज़ास्टर हो सकता है, और टेररिस्ट इंसिडेंट हो सकता है, कोई सैबोटाज की एक्टिविटी हो सकती है कि जानबूझकर कोई इस तरह की एक्टिविटी करने की कोशिश कर रहा है, सिविल अनरेस्ट हो सकता है, या फिर एक और चीज़ जो कम लोग सुनते हैं, नेबर। यानी कि अगर हम जिस इंडस्ट्रियल एरिया में काम कर रहे हैं, हमारे पास तो सब चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं, बिल्कुल कोई मसला मसाइल नहीं है, लेकिन नेबर वाले प्लांट में, नेबर वाली फैक्ट्री में, नेबर वाली कंपनी में कोई ऐसा हादसा हुआ कि जिसकी वजह से हमारी कंपनी भी उसकी जद में आ गई, तो इसके लिए हमें वो टाइप ऑफ इमरजेंसी को भी कंसिडर करना होगा और उसके ऊपर भी हमें काम करना होगा। अब जब भी कभी कोई इमरजेंसी होती है तो उसकी प्रायोरिटीज़ हमें सेट करनी होती हैं। तो सबसे पहली जो प्रायोरिटी होती है किसी भी इमरजेंसी की, वो सेव ह्यूमन लाइफ है, यानी हमें इंसानी ज़िंदगी को बचाना है, क्योंकि इंसानी ज़िंदगी सबसे कीमती है और इंसानी ज़िंदगी का कोई नेमुल बदल नहीं है। एक बहुत अच्छा और ट्रेन एम्प्लॉई जो कि अगर किसी भी हादसे में अपनी जान गंवा देता है तो उसका रिप्लेसमेंट कोई नहीं है। अगर हम कंपनी वाइज भी देखें तो वो जिस ट्रेनिंग के थ्रू होता हुआ इस एक लेवल पे पहुंचता है, तो एज अ मैन पावर के तौर पे आप दूसरे बंदे को तो वहाँ ला सकते हैं, लेकिन उस एसेट को जो हमारा एम्प्लॉई था उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। उसकी जो फैमिली है वो हमेशा सफ़र करती है अगर उसकी लाइफ का लॉस्ट हो जाता है।
तो पहली प्रायोरिटी हमारी यही होगी कि किसी भी इमरजेंसी में हम सबसे पहले ये मालूम करने की कोशिश करें कि इसके अंदर कोई अगर ह्यूमन लाइफ इन्वॉल्व है तो सारी प्रायोरिटी जो हमारी है वो ह्यूमन लाइफ को सेव करने में होती है। इसके बाद दूसरी चीज़ है कि हमने प्लांट पे जो डैमेज हो रहा है उसको हमने मिनिमाइज़ करना है। हमें कोशिश करनी है कि फ़ौरन से एक्शन लें और प्लांट पे जो मिनिमाइज़ हो रहा है जो इंसिडेंट है उसको मिनिमाइज़ करें ताकि हादसा प्लांट पे या जो डैमेज है वो कम से कम हो। और तीसरी चीज़ हमने साथ साथ एनवायरनमेंट को भी हमने प्रोटेक्ट करना है और ऐसी एक्टिविटीज़ करनी है कि एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुँचे। तो ये हैं प्रायोरिटीज़। अब अगर हम इमरजेंसी की कैटेगरी की बात करें तो डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं, क्योंकि किसी भी प्लांट पे वो छोटा है या बड़ा है, इमरजेंसी एक छोटे लेवल की भी हो सकती है और इमरजेंसी एक बड़े लेवल की भी हो सकती है। तो अगर आपको मैं समझाने के लिए बताऊं कि इमरजेंसी की कितनी कैटेगरी हैं, तो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जनाब इमरजेंसी की 4 कैटेगरी हैं। इसको 4 कैटेगरी के हिसाब से ले लेते हैं कि कैटेगरी 0 है, कैटेगरी 1 है, कैटेगरी 2 है और कैटेगरी 3 है। जो कैटेगरी 0 है उसको हम कहते हैं माइनर कैटेगरी, कैटेगरी 1 है उसको हम कहते हैं सीरियस कैटेगरी, कैटेगरी 2 है उसको हम कहते हैं मेजर कैटेगरी और कैटेगरी 3 जो है उसको हम कहते हैं डिजास्टर। अब इसको वन बाय वन अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं, लेट्स सपोज के कैटेगरी 0 क्या होती है। लेट्स सपोज के किसी एक प्लांट पे कोई कहना चाहिए प्लांट अपना आपका प्रॉपर्ली रन कर रहा है या प्लांट पे कोई शटडाउन की एक्टिविटी चल रही है और एरिया के अंदर कोई साहब जो हैं उनको एक वेल्डिंग, कटिंग और ग्राइंडिंग की जॉब असाइन हुई है और वो शख्स वहाँ पे जॉब करने के लिए चला गया है। अनफॉर्चुनेटली आप कह लें कि उसने अपना काम करने से पहले रिस्क असेसमेंट नहीं किया, टास्क रिस्क असेसमेंट नहीं किया, एरिया का रिस्क असेसमेंट नहीं किया और वो इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सके कि करीबी एरिया में कुछ कंबस्टिबल और फ्लेमेबल मटेरियल मौजूद था, जो उसकी वेल्डिंग कटिंग की एक्टिविटी के दौरान में स्पार्क्स जो है वो उस तरफ गए और उन्होंने उस मटेरियल को हीटअप किया और वहाँ पर आग लग गई। अब इस कैटेगरी में जो हम कह रहे हैं कैटेगरी 0 है, फॉर्चुनेटली हमारा जो एम्प्लॉई था वो ट्रेन था, पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर अवेलेबल था, उसने फ़ौरन से सबसे पहला काम किया कि इन्फॉर्मेशन दी कंट्रोल रूम को। याद रखिएगा इमरजेंसी छोटी है या बड़ी है, आग छोटी है या बड़ी है, सबसे पहले आपने जो पहला काम करना है वो आपने इन्फॉर्मेशन देनी है। इन्फॉर्मेशन देने के बाद आपने असेस करना है कि अगर आप उस आग को बुझा सकते हैं, उसको बुझाना आपके लिए सेफ़ और साउंड है, तो बिल्कुल पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर लीजिए और आग को बुझाने की कोशिश कीजिए। तो उसने पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल किया और आग को बुझा दिया। इतने में टीम भी आ गई, लेकिन टीम के आने से पहले उसने आग को बुझा दिया। तो ये एक छोटी कैटेगरी 0 का इंसिडेंट था, माइनर इंसिडेंट था, उसने इसको कंट्रोल कर लिया। इसी को थोड़ा सा बड़ा करते हैं, कैटेगरी 1 यानी कि सीरियस इंसिडेंट। सेम कंडीशन है कि वो काम कर रहा था, काम के दौरान में आग लग जाती है और वो इन्फॉर्मेशन देता है। इन्फॉर्मेशन देने के बाद वो आग को बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन आग उससे नहीं बुझती है और इतने में आपकी इंटरनल रिसोर्सेज यानी आपकी फायर टीम भी पहुंच जाती है वहाँ पे, या अगर आपकी कोई इमरजेंसी रिस्पांस टीम है वो भी वहाँ पहुँच जाती है। वो अपने एफर्ट्स करती है, अपने इक्विपमेंट को लेआउट करती है और आग को बुझा देती है। ये कैटेगरी 1 का इंसिडेंट था, सीरियस इंसिडेंट था, लेकिन इंटरनल रिसोर्सेज से कंट्रोल हो गया। अब इसी को थोड़ा सा और आप आगे बढ़ा लें कि वो अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा था, आग लग गई, उसने इन्फॉर्मेशन दी, आग बुझाने की कोशिश की, नहीं बुझी। इंटरनल रिसोर्सेज यानी आपकी इमरजेंसी रिस्पांस टीम या फायर की टीम वहाँ पहुँच गई, उन्होंने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन उनको अंदाज़ा हुआ कि कुछ वजूहात की बिना पे उनकी जो रिसोर्सेज है इंटरनल वो पूरी नहीं पड़ रही। तो अगर आपके पास इमरजेंसी रिस्पांस प्लान के हिसाब से आपने अपना म्यूचुअल एड भी इस्टेब्लिश किया हुआ है, तो उन्होंने फ़ौरन से म्यूचुअल एड को कॉल किया, यानी कि जो सराउंडिंग कंपनी थी वहाँ से उन्होंने एक हेल्प को कॉल किया, वो हेल्प भी आ गई, दोनों टीमों ने मिलकर काम किया और इस इमरजेंसी को बड़े अच्छे तरीके पे कंट्रोल कर लिया। ये हमारी कैटेगरी 2 थी मेजर। कैटेगरी 3 एक डिज़ास्टर है, यानी क्योंकि ऐसा नेचुरल डिज़ास्टर हो गया है कि जिसमें आपका इंटरनल रिसोर्सेज या एक्सटर्नल रिसोर्सेज जो आपकी म्यूचुअल एड थी वो भी मिलकर उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन डिज़ास्टर इतना बड़ा है कि वो आपके इंटरनल या एक्सटर्नल रिसोर्सेज से भी बड़ा है। इसमें आपको गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करना पड़ता है, आपको गवर्नमेंट एजेंसीज़ को कॉल करना पड़ता है। लेट्स सपोज कि कोई सुनामी आ गया है या फिर कोई फ्लड की कंडीशन है जिसमें आपको आर्मी को, नेवी को, इस तरह की टीमों को आपको कॉल करना पड़ता है। लोकल जो हमारी गवर्नमेंट है उसको कॉल करना पड़ता है, मास इवैक्यूएशन होती है, तमाम लोगों को वहाँ से निकालना पड़ता है। तो ये आपकी आसानी के लिए कि डिफरेंट टाइप की डिफरेंट कैटेगरीज़ की इमरजेंसी हो सकती है, कैटेगरी 0, 1, 2 और 3। अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक इमरजेंसी रिस्पांस प्लान के अंदर मिनिमम क्या चीज़ें होनी चाहिए। एक इमरजेंसी रिस्पांस के अंदर वैसे तो आप बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर डाल सकते हैं। आप जिस प्लांट पे काम कर रहे हैं उस प्लांट का शटडाउन का प्रोसीजर के लोग वहाँ उसको शटडाउन कैसे करेंगे, आप उसको भी डाल सकते हैं। आप म्यूचुअल एड का जो अगर आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट है उसको आप एज ए एनेक्स्चर के तौर पे भी उसके अंदर शामिल कर सकते हैं। लेकिन हम 1 बाय 1 देखते हैं कि हम अपने इमरजेंसी रिस्पांस में मिनिमम हमें कौन सी चीज़ें या क्या चीज़ें डालनी चाहिए। पहली चीज़ है कि प्रोसीजर फॉर रिपोर्टिंग अ फायर और अदर इमरजेंसी। हमारे इमरजेंसी रिस्पांस प्लान के अंदर ये लाजमी शामिल होना चाहिए कि अगर
प्लांट के अंदर, आपकी फैक्ट्री के अंदर, आपकी कंपनी के अंदर अगर आग लग जाती है तो उसको रिपोर्ट करने का तरीका क्या है, आपके इमरजेंसी नंबर्स क्या हैं और आप किन नंबर्स के ऊपर उस इमरजेंसी को रिपोर्ट कर रहे होंगे, ताकि जितनी जल्दी आप रिपोर्ट करेंगे उतनी जल्दी इमरजेंसी की टीम्स वहाँ पहुँचेंगी और उसको अच्छे तरीके पर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगी। इसके बाद इमरजेंसी इवैक्यूएशन है, इंक्लूडिंग टाइप ऑफ इवैक्यूएशन और एग्जिट रूट की असाइनमेंट्स। यानी कि जब भी आपके पास आग लगती है, कोई इमरजेंसी होती है और उस इमरजेंसी में आप समझते हैं कि हमें यहाँ से कंपनी के लोगों को इवैक्यूएट करवाना है, तो उस इवैक्यूएशन का प्रोसीजर होना चाहिए। उस इवैक्यूएशन के अंदर जो लोग इन्वॉल्व हैं, लेट्स सपोज के फायर वार्डन्स हैं जिनका काम सेफली इवैक्यूएशन कराना है, उनकी डिटेल होनी चाहिए। फिर जो आपके एग्जिट रूट्स हैं, इमरजेंसी एग्जिट रूट्स कौन से हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। फिर आप जो जिस असेंबली पॉइंट पर जाएंगे उस असेंबली पॉइंट का इंफॉर्मेशन उसके अंदर होना चाहिए। एक असेंबली पॉइंट है, 2 असेंबली पॉइंट हैं, बहुत बड़ा सेटअप है, 3-4 असेंबली पॉइंट्स हैं, तो तमाम की असेंबली पॉइंट की डिटेल, एग्जिट रूट्स की डिटेल उसके अंदर मौजूद होनी चाहिए। फिर जो लोग वहाँ पर रह जाते हैं, लेट्स सपोज कि इमरजेंसी एक ऐसे प्लांट में है कि उस प्लांट को आप फ़ौरन से शट डाउन नहीं कर सकते और उसके लिए भी आपको कुछ स्टेप्स चाहिए। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एसेंशियल ड्यूटीज़ पे होते हैं और वो उन्होंने अपनी जगह को नहीं छोड़ना होता, तो वहाँ के लिए भी, उन लोगों के लिए भी आपके प्लान के अंदर प्रोसीजर मौजूद होना चाहिए कि ऐसे लोग जो उस एसेंशियल ड्यूटी पे हैं, जिन्होंने प्लांट को रन करते रहना है या एक्सट्रीम कंडीशन में सेफली शट डाउन करना है, तो उनका प्रोसीजर क्या होगा और वो किस तरह से इस सेफ शट डाउन को करने के बाद असेंबली पॉइंट की तरफ आएंगे। फिर जो आपके लोग असेंबली पॉइंट पे पहुंचते हैं इवैक्यूएशन करके, उनकी काउंटिंग का तरीका क्या होगा, आप उनको कैसे हेड काउंट करेंगे, आप किस तरह से इंश्योर करेंगे कि जितने लोग आपके प्लांट पे थे इस अलार्म, इमरजेंसी अलार्म बजने से पहले, वो तमाम के तमाम सेफली पहुंच गए हैं असेंबली पॉइंट पे या नहीं पहुंचे। और हेड काउंट के बाद अगर पता चलता है कि वो असेंबली पॉइंट पे नहीं पहुंचे हैं, तो फिर आपके पास एक प्रोटोकॉल होना चाहिए जिसके तहत आपको पता हो कि उनके कोलीग से, उनके फ्रेंड से पता किया जाए कि लास्ट टाइम आपने उनको कहाँ देखा था। फिर एक रेस्क्यू टीम की फॉर्मेशन हो और वो वहाँ जाए और उस एरिया में जाके उनको सर्च एंड रेस्क्यू का काम अंजाम दे। तो ये इन्फॉर्मेशन भी आपके इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान के अंदर मौजूद होनी चाहिए। फिर इसके बाद जो आपके जो रेस्क्यूअर हैं या फिर आपकी मेडिकल की टीम है, उनकी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेट्स सपोज के फायर की टीम है, फायर टीम लीडर की क्या जिम्मेदारी है, फायर ऑफिसर की क्या जिम्मेदारी है, मैनेजर की क्या जिम्मेदारी है, और अगर रेस्क्यू की टीम है तो पैरामेडिक्स हैं, मेडिकल की टीम किस तरह से काम करेगी, अगर आपके पास स्पेशल कोई सिक्योरिटी की टीम है वो आके एरिया बैरिकेड करेगी, क्या क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। इसके अलावा भी अगर आपने कोई ऐसी इमरजेंसी सपोर्ट टीम बनाई हुई है तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, ये तमाम चीज़ें आपके इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान के अंदर शामिल होनी चाहिए। इसी तरह से जो एम्प्लॉयर है, यानी जो उस जगह की अथॉरिटी हैविंग ज्यूरिसडिक्शन है, जिसके पास अथॉरिटी है पूरी, उसकी जिम्मेदारी है कि उस प्लांट पे, उस कंपनी में, उस फैक्ट्री में अलार्म सिस्टम लगाए, ताकि जैसे ही कोई इमरजेंसी होती है तो उस अलार्म सिस्टम को एक्टिवेट किया जाए, लोगों तक इन्फॉर्मेशन हो कि यार जब ये अलार्म बजेगा, इसकी ये फ्रीक्वेंसी होगी, तो आपने इस एरिया से होते हुए असेंबली पॉइंट तक जाना है। तो ये अलार्म सिस्टम और उसकी कंटिन्यूसली चेकिंग, इसके बारे में भी आपके इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान के अंदर, प्रोसीजर के अंदर मौजूद होना चाहिए। फिर जो एम्प्लॉयर है उसकी एक और जिम्मेदारी है कि जिन लोगों को वहाँ से निकलवाना है, आपने मास इवैक्यूएशन करवानी है या पूरे प्लांट की, पूरी फैक्ट्री की इवैक्यूएशन करानी है, तो ये इवैक्यूएशन कराने के लिए कुछ लोग डेजिग्नेटेड होते हैं जिनको हम फायर वार्डन्स कहते हैं। तो उन फायर वार्डन्स की ट्रेनिंग करवाना, उनका एरिया साइन करना, उनकी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, इनके बारे में बताना और फिर ड्रिल में उनको पार्टिसिपेट करवाना। अब आप देखें, जब ये तमाम चीज़ें आप अपने इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान के अंदर शामिल करेंगे, फिर इसके बाद अपने प्लांट के लोगों को इस इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान की ट्रेनिंग देंगे, तो फिर क्या होगा कि इन तमाम लोगों को पता होगा कि इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, जिसकी मैंने आपको टाइप्स बताई थी, किसी भी टाइप की इमरजेंसी हो, उनकी क्या ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उस तरह से फॉलो कर रहे होंगे। जो लोग, जिनका इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान के अंदर कोई पार्ट नहीं होगा, वो अपना आईडी कार्ड लेंगे और सीधा इमरजेंसी एग्जिट से होते हुए असेंबली पॉइंट की तरफ चले जाएंगे। वो एम्प्लॉयज़ जिनकी इमरजेंसी के अंदर ड्यूटीज़ हैं, वो फ़ौरन से अपनी ड्यूटी परफॉर्म करेंगे, उस स्पेसिफिक लोकेशन पर जाएंगे और कोशिश करेंगे कि एज अ टीम के तौर पे काम करें, उस कंडीशन को अच्छे तरीके पे कंट्रोल करें। और बार बार जब आप इस तरह की फिर ड्रिल्स करवाएंगे और लोगों को उस अलार्म को सुनवाएंगे, अलार्म की टेस्टिंग का बताएंगे कि फ़लाने दिन हमारे पास अलार्म टेस्ट होता है, उनको पता चलेगा कि हाँ जी एवरी मंडे, एवरी ट्यूसडे 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, जो भी आप टाइम फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं, तो उनको बार बार वो अलार्म सुनेंगे, उनको पता चलेगा अच्छा जी ये हमारा अलार्म है और जब भी अलार्म बजेगा इन ख़ास दिनों के अलावा हमने इवैक्यूएशन करनी है।
फिर ये भी ऑप्शन होता है कि अगर उसी टाइम पे जब आप अलार्म टेस्ट कर रहे हैं और उस वक्त कोई इमरजेंसी हो जाती है, तो आप पब्लिक एड्रेस सिस्टम में या फिर किसी और ऑल्टरनेट ऑप्शन के थ्रू आप तमाम लोगों को बताते हैं कि जनाब ये टेस्टिंग का अलार्म नहीं है, ये रियल अलार्म है, क्योंकि ये अब कंटिन्यूसली बज रहा है। तो जब आप अपने लोगों को ये इन्फॉर्मेशन देंगे, बार बार फायर ड्रिल्स के थ्रू उनको ये ट्रेनिंग कराएंगे, तो इसका फ़ायदा ये होगा कि आपके लोग अच्छे से ट्रेन हो जाएंगे और किसी भी इमरजेंसी के अंदर, जैसे मैंने पहले बात की थी कि हम किसी की भी किस्म की इंजरी को हम अवॉइड कर सकेंगे, ठीक है। हम पैनिक ख़त्म कर देंगे, लोगों को जो कन्फ्यूजन होगी वो ख़त्म कर देंगे, क्योंकि हर शख्स अच्छे से जानता होगा इस तमाम ट्रेनिंग के बाद कि मेरी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और इस तरह से उन तमाम चीज़ों को फॉलो कर रहा होगा। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था जो इमरजेंसी रिस्पांस प्लान के बारे में था। तो मैंने कोशिश की है कि आपको बता पाऊँ कि इमरजेंसी क्या होती है, हम इमरजेंसी को कैसे डिफ़ाइन करते हैं, पर्पस क्या है इमरजेंसी रिस्पांस प्लान का, इमरजेंसी की टाइप्स क्या होती हैं, प्रायोरिटी क्या होती है किसी भी इमरजेंसी के अंदर, और फिर कौन से आइटम्स हैं जो हमें इमरजेंसी रिस्पांस प्लान के अंदर इंक्लूड करने चाहिए। मैं फिर से रिपीट करूंगा कि शायद मेरे कुछ सीनियर्स जो कहें या समझें कि शायद मैं पूरी चीज़ें नहीं बता पाया, तो मैंने सिर्फ ये बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है। इसमें कहने को और ट्रेनिंग देने को बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये उन तमाम लोगों के लिए है जो इस वक्त बिगनर हैं, मुझे सुन रहे हैं और इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो उनके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। अब ग्लिम्पसेस ऑफ अपकमिंग वीडियो है, इसी से रिलेटेड है कि जब इमरजेंसी हो जाती है तो आप इमरजेंसी की कम्युनिकेशन कैसे करेंगे, आपने किस तरह से किसी को भी कम्युनिकेट करना है इमरजेंसी के बारे में, अपनी बॉडी लैंग्वेज कैसे रखेंगे, अपनी साउंड टोन कैसे रखेंगे, इसके बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे। तो उसको अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।